नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की तरफ रुख करेंगे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बड़ी बैठक ली है और कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। नेचुरल गैस पर वैट जो है वो 15% घटा दी गई है। घराली में सेब खरीद की दर भी तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और इसमें मुख्य रूप से चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे, जिन पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। बता दें आपको, राज्य में संचालित अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु बरमौला हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, कैबिनेट की बैठक हुई है, धामी कैबिनेट की बैठक में कितने प्रस्ताव पर मुहर लगी है और क्या और कौन कौन से नए फैसलों को लेकर इसमें निर्णय लिया गया है? हिमांशु, निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में जो है आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इस दौरान अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 11 प्रस्ताव जो है आए थे और सबसे बड़े प्रस्ताव की अगर बात कर ली जाए तो क्योंकि उपनल कर्मचारी जिसको लेकर लगातार समान कार्य के लिए समान वेतन का जो मामला था वो मंत्रिमंडल के समक्ष भी गया और उसके बाद उप समिति को सौंपा गया, तो इसको लेकर भी जो है आज प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके अलावा जो वित्त की खास तौर पर बात कर ली जाए तो नेचुरल गैस पर जो वैट की दर है वो 20 से घटाकर 5% करने के प्रस्ताव पर है, यानी कि सीएनजी जो गैस भरी जाती है खास तौर पर गाड़ियों में, तो ये आकलन लगाया जा रहा है कि 80 से 88 रुपए तक के बीच अब जो है यहाँ पर सीएनजी गैस होगी। इसके अलावा कृषि की बात कर ली जाए तो धराली जो आपदा आई थी और उसके आसपास के जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर जो सेब होता है खास तौर पर उसको डिलीशियस सेब कहा जाता है और 51 रुपए के आसपास जो है उसका मूल्य निर्धारित किया गया और दूसरे रेड डिलीशियस सेब हैं उनका तकरीबन 45 रुपए किया गया है। तो ऐसे कई अनेक जो फैसले हैं वो लिए गए। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो ये भी क्योंकि कलाकारों को लेकर खासतौर पर उत्तराखंड में बात चलती रहती है कि मानदेय बढ़ाया जाए, तो ऐसे में जो है संस्कृति विभाग की ओर से जो है कलाकार और लेखकों को जो है मासिक जो पेंशन थी वो 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा ग्राउंड कवरेज जो है एमएमई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिट को जो है उसको भी बढ़ाया जाएगा। ऐसे जो तमाम फैसले हैं वो धामी सरकार ने राज्य हित में लिए हैं। जी, धामी सरकार ने राज्य हित में लिए हैं। और आपने जिक्र किया जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी, तो सरकार का मेन फोकस जो है अभी स्वास्थ्य सेवाओं पर है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए किन किन ठोस कदमों को मंजूरी दी गई है और सरकार का फोकस जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर है? निश्चित रूप से देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की जहां तक बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो है 2 प्रस्ताव कैबिनेट में आए थे। पहले प्रस्ताव की अगर बात कर ली जाए तो जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है वहां पर समान कार्य समान वेतन का मामला था, वहां पर तकरीबन 277 कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिलना है। तो ऐसे में कैबिनेट उप समिति को जो है ये प्रस्ताव भेज दिया गया, यानी कि कैबिनेट ने पारित कर लिया है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो दुर्गम और अति दुर्गम जो इलाके हैं वहां पर डॉक्टरों की कमी थी, तो ऐसे में जो है अब दुर्गम इलाकों में काम करने वाले जो अति दुर्गम क्षेत्र यानी कि चमोली के दूरस्थ क्षेत्र, माणा की बात कर ली जाए, पिथौरागढ़ के मिलम की बात कर ली जाए, उत्तरकाशी के हरसिल धराली की बात कर ली जाए, तो ये अति दुर्गम क्षेत्र हैं। वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र में लोगों को जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए या जरूरी चेकअप करवाने के लिए जो है शहरों की तरफ दौड़ना पड़ता है। ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टरों को जो है सरकार ने एक तोहफा दिया और उसमें तकरीबन 50% जो है अतिरिक्त भत्ता उनको अब दिया जाएगा। ऐसे में करीब पूरे प्रदेश में तकरीबन 300 डॉक्टरों को इससे लाभ मिलेगा। तो लाभ मिलेगा। ठीक है हिमांशु, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में सुनाई देंगे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औपचारिक घोषणा की है। ऐलान के बाद मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भागवत गीता कर्म योग का संदेश देती है और इसका लाभ समाज को भी मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान के बाद अब उनका बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता कर्म योग का संदेश देती है और जीवन में कर्म को प्रधान मानती है।
अगर बच्चे गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे तो उनके मन में हमेशा कर्म करने और अच्छे कर्म करने की भावना बनी रहेगी। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा बल्कि वे देश की प्रगति और उन्नति में भी योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि इसका लाभ समाज को भी निश्चित रूप से मिलेगा। गीता क्या है कि कर्मयोग सिखाती है कि जीवन में कर्म प्रधान है और कर्म करना चाहिए। इसलिए हमारे बच्चे गीता का श्लोक करेंगे तो उनके मन में हमेशा कर्म करने का और अच्छे कर्म करने का जो है हमेशा ध्यान रहेगा और वो आगे देश और प्रगति की उन्नति करेंगे, अपना भी विकास करेंगे और लोगों को भी जो निश्चित रूप से उनका फायदा मिलेगा। सरकार जन जन के द्वार अभियान जारी है। अभियान को एक हफ्ते से ज्यादा का समय पूरा हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में शिविर लगाया और धामी ने शिविर में जनता की समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं और उत्तराखंड सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। और बता दें आपको, इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर खुद इस अभियान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने शिविर में पहुंचकर आम जनता की समस्याएं सुनी और साथ ही साथ उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अब तक इस अभियान के माध्यम से 50,000 से अधिक लोग अपनी समस्याएं और आवेदन दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय या राजधानी आने में होने वाली परेशानियों से राहत देना है। पहले लोगों को समय, संसाधन और बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार खुद उनके घर के पास पहुंच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक नया नवाचार बताते हुए कहा कि इससे बड़ी संख्या में लोगों के काम होंगे, समस्याओं का समाधान होगा और आम जनता की परेशानियां अब कम होंगी। जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये कार्यक्रम आम जनता और सामान्य जनता, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य लोगों को सुविधा मिले, उनके घर के पास सरकार पहुंचे, सभी विभाग पहुंचे, उसको लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और सभी हमारे जितने भी राज्य के प्रशासनिक विभाग हैं, सभी प्रशासनिक विभाग और जिलाधिकारी स्वयं न्याय पंचायत स्तर पर जाकर सभी की जन सुनवाई कर रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, हरिद्वार के लक्सर फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। पेशी पर जा रहे आरोपी पर जानलेवा हमला किया गया है। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो सामने आया है। बता दें आपको, फायरिंग की घटना में 2 पुलिस कांस्टेबल भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार के लक्सर फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पेशी पर लाए जा रहे अपराधी पर फायरिंग कर दी, जिससे आरोपी घायल हो गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें आपको, आरोपी को रुड़की जेल से स्पेशल वाहन के जरिए लक्सर कोर्ट लाया जा रहा था और तभी बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। साथ ही फायरिंग की चपेट में सुरक्षा में तैनात पुलिस के 2 कांस्टेबल भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वही घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। के समय जब लक्सर कोर्ट में पेशी के लाया जा रहा अभियुक्त जिसका नाम विनय त्यागी है, जो रुड़की जेल से लाया जा रहा था और पुलिस अभिरक्षा में लाते हुए फ्लाईओवर के पास में गन्ने के ट्रकों से जो जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको जब हटाने के लिए पुलिस बल नीचे उतरा, उसी बीच 2 अज्ञात हमलावरों ने इस पर हमला किया, जिस पर इसको गोलियां लगी हैं। इसको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया है, वहाँ से इसे हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। 2 अभियुक्त जिन्होंने इस पर हमला किया है, उसकी तलाश हम लोग लगातार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जल्दी उसकी अरेस्टिंग हम लोग करेंगे।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं प्रवेश का। प्रवेश, देखिए हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और इस कदर बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिल रहा है कि दिन दहाड़े जो है ये फायरिंग का मामला सामने आया है। क्यों किया गया ये फायरिंग और पूरी जानकारी क्या है, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? जी मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से रुड़की जिला उप कारागार से लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए जब विनय त्यागी को ले जाया जा रहा था तो लक्सर जब पुल पर जाम की स्थिति पैदा हुई तो वहां पर 2 अज्ञात बदमाश आए और उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग जोड़नी शुरू कर दी। आपको बता दें कि बीता पूरा मामला है अभी कुछ ही घंटे पहले का है। कुछ ही घंटे पहले जब ये बीता मामला सामने आया उसके बाद देखने को मिला कि वहां पर तुरंत जो है तत्पश्चात एसपी देहात शेखर चंसवाल और मौके पर एसएसपी कप्तान परवीन सिंह डोभाल भी पहुंची तो देखने को मिला है। जिस तरीके से साफ तौर से कह दिया गया है कि जो सबसे बड़ी और अहम जानकारी है कि जो विनय त्यागी है जिसके ऊपर ये फायरिंग करने का प्रयास किया गया था, लगभग उससे 40 से ज्यादा जो मुकदमे है उसके ऊपर दर्ज है। अब देखना होगा कि आखिर वो क्या मंशा थी उन लोगों की जो उन लोगों ने फायरिंग करी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आने के बाद जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साफ तौर से कप्तान ने निर्देश दिए हैं कि कप्तान परवीन सिंह डोभाल ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा और आखिर वो पीछे की वजह क्या थी जिस वजह से उन लोगों ने फायरिंग करी। इस बार देखना होगा कि अब आने वाले समय में कितना वक्त लगता है और कितने वक्त के अंदर इस मामले को खुलासा किया जाएगा। प्रवेश, देखिए जिस तरह से दिन दहाड़े ये वारदात हुआ इसके बाद आम लोगों की भी अब जो चिंता है वो बढ़ गई है और इसके बाद उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन को लेकर भी अब चिंता जो है वो बढ़ता जा रहा है और कानून व्यवस्था पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। जी ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस वक्त ये मामला सामने आया उस वक्त कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में इस तरीके से फायरिंग हो जाना एक बहुत बड़ी घटना सामने दिखाई दी और जिस तरीके से देखा गया कि इतने लोग थे, इतने पुलिस के जवान थे, 2 कांस्टेबल को भी गोली लगी और विनय त्यागी जो बदमाश था उसको भी गोली लगी, लेकिन जो वहां पे पुलिस थी वो मुखदर्शक बन देखती रह गई। और देखना होगा कि अब आगे आने वाले समय में किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस जब इतनी थी वहां पर इतने पुलिस बल तैनात था और एक कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे उसको इतनी कम सुरक्षा के अंदर कैसे ले जाया जा रहा था जो इतनी बड़ी घटना सामने देखने को मिली। लेकिन उस जाम की स्थिति पैदा होने के बाद जिस तरीके से मामला सामने आया पुल पर उन लोगों ने जो अंधाधुंध फायरिंग की बदमाशों ने उसके बाद देखने को मिला कि जो वहाँ पे लोग थे अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो बदमाश थे वो बाइक पर बैठ के कितनी आराम से पुलिस के सामने से भाग गए। तो कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी पुलिस की देखनी होगी कि अब आगे आने वाले समय में पुलिस किस तरीके से काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ी कहीं ना कहीं ये भी चूक पुलिस की रहेगी, पुलिस की हिरासत में इस तरीके से बदमाश के ऊपर गोली चल जाना जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर। देखना होगा कि कप्तान परवीन सिंह डोभाल के निर्देशन में खुलासा कब तक होगा और इस पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह की वारदात सामने आती है तो आम लोग की भी जो चिंता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इस पूरे खबर पर नजर बना के रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड पुलिस की स्मार्ट पुलिसिंग के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में है जहां रामनगर से सामने आई एक तस्वीर ने पुलिस की तैयारियों और व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। पौड़ी लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने के रामनगर दौरे के दौरान उनकी फ्लीट में शामिल पुलिस की एक गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई जिसे स्टार्ट करने के लिए पुलिस कर्मियों को धक्का लगाना पड़ा और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्मार्ट पुलिसिंग के दाव पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि एसएसपी नैनीताल का कहना है कि वो वाहन बाद में स्टार्ट हो गया था और इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। पुलिस के आला अधिकारी इस विषय पर खुलकर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं और कई बार कोशिश के बाद एसएसपी नैनीताल से बात में सवाल किया गया तो उनका लहजा बता रहा था कि इस पूरी घटना को नजरअंदाज किया जा सके। वहीं जब एसएसपी नैनीताल से फोन पर बात की गई तो एसएसपी ने धमकाने के अंदाज में कहा कि आप ये पूछिए कि गाड़ी कैसे खराब हुई, आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि लापरवाही पर कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं। एसएसपी का कहना है कि इस पूरे मामले पर उनको कोई भी लापरवाही नहीं दिखाई दे रही है। विकासनगर में सड़कों के टूटने, गड्ढों और बार बार मरम्मत की बड़ी वजह ओवरलोड ट्रक बन रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रहे ये भारी वाहन न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि आम लोगों की जान पर भी अब खतरा बन चुके हैं। हमारी टीम ने इस पूरे मामले का ग्राउंड रियलिटी चेक किया। देखिए यह हमारे संवाददाता अमित रावत की खास रिपोर्ट।
हाईवे हर जगह ओवरलोड ट्रकों की भरमार है। तय क्षमता से कहीं ज्यादा वजन लेकर चल रहे ये ट्रक सड़कों की उम्र को आधा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नई सड़क भी कुछ ही महीनों में टूटने लगती है। ग्राउंड पर मौजूद हमारी टीम ने जब हकीकत जानी तो कई ट्रक नियमों की खुलेआम अनदेखी करते नजर आए। सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार विभाग क्यों आंखें मूंदे बैठा है। सर, ये देखा जाता है कि सड़कों की दशा खराब है, उसमें से एक कारण ओवरलोडिंग का बताया जाता है। तो हमारे विभाग के द्वारा जो हमारे एनफोर्समेंट के यहाँ पे 3 दल हैं, अब यहाँ पे हमारे जो बॉर्डर का क्षेत्र है सहारनपुर का और पांवटा का भी बॉर्डर का क्षेत्र है, तो यहाँ पे 2 दल लगे हैं, एक हमारा प्रवर्तन दल है। ये निरंतर यहाँ पे कार्रवाई करते रहते हैं ओवरलोडिंग के विरुद्ध। जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके विरुद्ध ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई होती है। अधिकारी कार्रवाई की बात तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। ओवरलोडिंग पर लगाम न लगी तो सड़कों के साथ साथ हादसों का ग्राफ भी ऐसा ही बढ़ता रहेगा। क्या चाहेंगे साहब, ये जो है ना सड़क के बारे में, सड़क में बहुत गंदा हो रखा है, खड्डे पड़े हुए इसमें, हर पानी चलता है, दोनों नालियां बनी चाहिए, इसकी एक रोड बननी चाहिए। हर इसी रोड की वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। बच्चे स्कूल भी आते हैं, मेहमान भी आते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं साहब। ये गड्ढे ट्रैक्टर से होते हैं, ऐसे तो है जो चल रहा है, ट्रैफिक चलता है, इस पर खड्डे ट्रैक्टर सीधे होते हैं। ट्रक तय वजन से नहीं, मनमाने बोझ से चल रहे हैं। ओवरलोडिंग का यही खेल सड़कों को वक्त से पहले तोड़ रहा है। न्यूज इंडिया के ग्राउंड रियलिटी चेक में साफ दिखा कागजों में कार्रवाई, लेकिन सड़कों पर नियमों की धज्जियां। हर ओवरलोड ट्रक सरकारी पैसे को नुकसान और आम लोगों की जान को खतरा बन चुका है। सवाल यही है, कब लगेगी इस ओवरलोडिंग पर लगाम? सवाल साफ है, क्या प्रशासन नियमों का सख्ती से पालन कराएगा या ओवरलोड ट्रकों का ये खेल यूं ही सड़कों को निकलता रहेगा? हॉट सीट मानी जा रही देहरादून की धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद चमोली को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने विनोद चमोली पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जनता तय करती है किसे चुनना है और किसे हटाना है। करण मारा ने इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश के इतने बड़े नेता चुनाव हार सकते हैं तो विनोद चमोली को भी खुद को अजय नहीं समझना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में अक्सर अहंकार हावी रहता है और या उसी ओवर कॉन्फिडेंस की झलक है। जनता समय आने पर इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, जो पॉलिटिक्स करता है वो इस तरीके का अहंकार उनको नहीं करना चाहिए। इस देश के 2 सर्वमान्य बड़े नेताओं का मैं जिक्र आपके माध्यम से करूंगा। इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों चुनाव हारे हैं, इसलिए किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वो बना रहे। जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको हटाएगी। जब इंदिरा हार सकते हैं, अटल हार सकते हैं, तो चमोली साहब किस खेत की मूली हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता बिट्टू कर्नाटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदेश सरकार अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार कर रही है। मेडिकल कॉलेज में 28 नए एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति पिछले दिनों की गई। मेडिकल कॉलेज में 10 नई एमबीबीएस सीटों के साथ 36 नए आईसीयू बेड भी जोड़े गए हैं। इसी के साथ 20 चिकित्सालय में कार्डियक केयर यूनिट की शुरुआत भी की जा रही है। महिला चिकित्सालय में 5 करोड़ की लागत से बेहतर काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने जा रही है। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और हम स्वास्थ्य पे महत्वपूर्ण कि राज्य सरकार कैसे स्वास्थ्य को बेहतर करे। इसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ एमबीबीएस की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने 100 एमबीबीएस की सीटों का जो हमारी मांग थी, 100 एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी गई हैं। 28 नए फैकल्टी, हमारे नए एसोसिएट प्रोफेसर आ रहे हैं ताकि हमारे फैकल्टी जो कमी थी उसको भी हम पूर्ण करने की ओर बढ़ रहे हैं। मुंशियारी में इन दिनों जंगली भालुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिन कहीं ना कहीं भालू दिखाई देने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। बता दें आपको कि भालुओं की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग
सतर्क हो गया है और नाचनी क्षेत्र में भालू पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल या सुनसान स्थानों पर अकेले ना जाएं, बल्कि झुंड में ही आवाजाही करें, क्योंकि जिस तरह से वन विभाग ने इलाके में देखा कि भालू का आतंक बढ़ गया है, उसको लेकर अब लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। आराम से आना है, चीजें ध्यान देना, पिछड़ा लग गया। इसमें केवल ये वन विभाग की बात नहीं है, क्योंकि वनों में अगर इस कूड़ा आता है तो एक प्रकार का वनों का जो सुंदरता है उसमें तो एक दप्पा जैसा लगता है, और उसी से जानवर बाहर आते हुए गांव को फिर जाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक ट्रैप जैसा काम किया। अगर जंगल में पड़ा हुआ है इस कूड़े, क्योंकि गांव के आसपास भी पड़ा होगा, तो इसलिए वो अंदर आ रहा है। तो हमको ये समेकित रूप से करना है। तो इसको करने के लिए एक तो वन विभाग अपने एरिया में भी करवा रहा है, जहां से कूड़ा आ रहा है उसको रोकने के लिए हमारा सभी डीएफओ बहुत अच्छे, अभी हमको फीडबैक मिला है कि हमारा जो जिलाधिकारी है उन्होंने भी इसमें काफी मदद कर रहे हैं कि कूड़ा का निस्तारण कैसे किया जाए। इवन हमारा जो नगर निगम है उनके साथ भी संपर्क में है हमारा डीएफओस भी, एवं जिलाधिकारी भी कर रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान संभावित भीड़ और सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए देहरादून का दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरी तरह अलर्ट मोड पर हो गया है, जहां अस्पताल प्रशासन ने आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में मरीजों को तत्काल और बेहतर इलाज मिल सके। दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 31 दिसंबर और क्रिसमस ईव पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसी को देखते हुए ऑर्थोपेडिक और सर्जरी विभाग में एक्स्ट्रा डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है और इसके साथ ही नर्सिंग और सपोर्टिंग स्टाफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने पहले से ही एक्स्ट्रा स्टाफ की तैनाती की योजना तैयार कर ली है, ताकि दिवाली और होली जैसे बड़े त्योहारों की तरह इस बार भी बढ़ते पेशेंट लोड को आसानी से संभाला जा सके। कि जब भी कोई इस तरह का बड़े, जैसे दिवाली के भी टाइम पे हमने किया था और होली के टाइम पे भी हम करते हैं कि जब भी कोई मेजर इवेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें कि पेशेंट लोड बढ़ने की संभावना रहती है, तो हम अपने डॉक्टर्स की ड्यूटी अकॉर्डिंगली बढ़ा लेते हैं। अब जैसे 31 आएगा और ये क्रिसमस ईव है, इन दोनों जगह थोड़ा सा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि हम अपने ऑर्थो के ज़्यादा डॉक्टर्स की पोस्टिंग लगाएंगे, साथ में सर्जरी के लोगों को भी लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की वन भूमि पर अवैध कब्जों पर कड़ा रुख अपनाया है। बता दें आपको, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार की निष्क्रियता पर खुद संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित कर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी निजी व्यक्ति या पक्ष को उस जमीन पर कोई तीसरा पक्ष बनाने की अनुमति नहीं होगी, यानी वे न तो उस जमीन को किसी को बेच सकते हैं और ना ही किराए पर उसे दे सकते हैं। जिन जमीनों पर अभी मकान नहीं बने हैं और वे खाली पड़ी हैं, उन्हें वन विभाग तुरंत अपने कब्जे में लेगा। यह पूरा मामला 2866 एकड़ फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सरकार ने इसे फॉरेस्ट लैंड घोषित किया था। आरोप है कि इस सरकारी जमीन पर एक हिस्सा ऋषिकेश की एक संस्था को लीज पर दिया गया और इसके बाद यह संस्था बंद हो गई। साल 1994 में एक लिखित समझौते के जरिए 594 एकड़ जमीन वापस वन विभाग को सौंप दी गई। जमीन वापसी के इस फैसले को फाइनल मान लिया गया और कुल मिलाकर बात यह है कि जब संस्था बंद हुई तो उसने जमीन सरकार को लौटा दी और मामला वही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन सालों बाद कुछ लोगों ने अवैध रूप से उस जमीन पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद वन विभाग और उत्तराखंड शासन भी एक्टिव मोड में है और इस पूरे मामले के साथ ही तमाम वन भूमि पर कब्जे की फाइलों को खंगाला जा रहा है और पूरे मामले की लगातार जांच की जा रही है। उसमें ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर रखे हैं कि उत्तराखंड में एनक्रोचमेंट के ऊपर कठिन कार्रवाई किया जाए, ये शासन के संज्ञान में है। कल मैं खुद शासन में थे, वहाँ डिसीजन हो गया कि इमीडिएटली कमेटी बनाया जाए। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कमेटी के मेंबर रहेंगे एवं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी, एवं उस पर पूरा परीक्षण किया जाएगा कि किस प्रकार का एनक्रोचमेंट कहाँ पर हो रहा है
और उसको कैसे जो खाली जगह पड़ा हुआ है किसी वन विभाग को वापस दिया जाए। और देवभूमि के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। रुकेंगे आप एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।